चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। तो लास्ट वीडियो में आपने सेंट्रीपिटल फोर्स देखा था। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला देखा था। 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। एक एम जी ओमेगा, सेकंड एम ओमेगा स्क्वायर आर और थर्ड एम वी स्क्वायर बाय आर। ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। ये तीनों फॉर्मूले यूज में आते हैं। आज अपन को करना है एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा रहता है टुवर्ड सेंटर और हमेशा रेडियस के डायरेक्शन में। तो बच्चों फर्स्ट एप्लीकेशन, मैंने आपको ये भी समझाया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा प्रोड्यूस होता है, कोई ना कोई डिफरेंट फोर्स होता है, वो कन्वर्ट होता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगी तो डेफिनेटली उसको रिक्वायर्ड होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। यदि सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है इसका मतलब है कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट देखते हैं बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम है कि एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ पर। तो सर्कुलर पाथ पर यदि वो रिवॉल्व करा तो उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो होता ही है बच्चों कि एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स होते हैं? जितना एटम का एटॉमिक नंबर होता है। मान लीजिए एटॉमिक नंबर n है तो n प्रोटॉन्स होंगे और 1 प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, उसको हम लोग प्लस ई से डिनोट करते हैं और ये होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है लेकिन नेगेटिव होता है। तो इस मैग्नीट्यूड का होता है चार्ज लेकिन हम उसको प्लस ई से डिनोट करते हैं 1 प्रोटॉन पर। और ऐसे में कितने प्रोटॉन्स दोनों n, तो 1 प्रोटॉन पर ई चार्ज, तो n प्रोटॉन्स पर कितना चार्ज होगा? n into e। इसीलिए न्यूक्लियस पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है n into e। अब इसके अराउंड ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है बच्चों नेगेटिव। और हमेशा अनलाइक चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो इसलिए ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है और इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पर गिर जाना चाहिए पर नहीं गिरता। इसलिए नहीं गिरता है कि जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किस पर लगता है? रिवॉल्विंग बॉडी पर। और यहाँ पर रिवॉल्विंग बॉडी क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो सपोज इलेक्ट्रॉन का मास n, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। ये थर्ड फॉर्मूला। और इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। नेक्स्ट ईयर 12th में आपको ये होता है 9 into 10 to the power 9 q1 q2 by r स्क्वायर। q1 मतलब चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी, q2 मतलब चार्ज ऑन सेकंड बॉडी। तो यहाँ फर्स्ट बॉडी न्यूक्लियस है तो इसलिए q1 की वैल्यू कितनी जाएगी?
डेफिनेटली n इंटू ई। सेकेंड चार्ज बॉडी क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो E अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Ne इंटू E अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर ये mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू, यदि आप चाहें तो इस r को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो कैंसिल कर दिया हमने, तो ये जाएगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 n इंटू e स्क्वायर अपॉन r। एक r कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू n इंटू e स्क्वायर अपॉन m इंटू r। n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, फिर तो ये अलग हो जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा। ये फॉर्मूला है बच्चों ऑर्बिटल स्पीड के लिए। यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और उस ऑर्बिट का न्यूक्लियस के सेंटर से कितना रेडियस है ये आपको पता है, एटॉमिक नंबर पता हो, E की वैल्यू तो फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और m मतलब बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको याद होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। प्रोटॉन का मास होता है प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो यदि आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसमें उसकी कितनी स्पीड होगी वो आप निकाल सकते हैं। या स्पीड पता हो तो ऑर्बिट का आप रेडियस निकाल सकते हैं। यदि आपको जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे स्पीड पता हो, v पता हो, तो r निकाल सकते हैं। इसमें निश्चित रूप से n, e स्क्वायर और n ये कांस्टेंट भी दिख रहे हैं आपको। इसका मतलब v इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस मिनिमम होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी। लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी मिनिमम होगी। मतलब समझ जाइए बच्चों, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में, सबकी स्पीड डिफरेंट होती है। सबसे ज्यादा स्पीड फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी होती है और सबसे कम स्पीड लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी होती है। ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। नेक्स्ट मुझे बताना है आपको ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो मैं चाहता तो यही हेडिंग कर सकता था, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लैनेट। बस प्लैनेट में और सैटेलाइट में ये डिफरेंस आएगा कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते अराउंड सन और सैटेलाइट रिवॉल्व करते अराउंड प्लैनेट्स। तो मान लीजिए ये प्लैनेट है और इस प्लैनेट का ये सैटेलाइट है। आप सबको पता है ये सैटेलाइट्स भी जो है वो प्लैनेट के अराउंड सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं। मान लीजिए जैसे अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून जो है वो उसका सैटेलाइट है, वो रिवॉल्व करता है। या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं, वो भी रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ पर।
तो मान लीजिए सपोज अर्थ का मास है कैपिटल एम, सैटेलाइट जो उसका मास है स्मॉल एम, अर्थ और सैटेलाइट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर। तो अर्थ सैटेलाइट पर क्या लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इसलिए सैटेलाइट को खींचकर अर्थ पर गिर जाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता है क्योंकि सैटेलाइट के ऊपर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। मैं बार बार बोल रहा हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा प्रोड्यूस होता है, कोई डिफरेंट फोर्स होता है वो कन्वर्ट होता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो इसका मतलब अब हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किस पर लगता है, रिवॉल्विंग बॉडी पर। यहाँ रिवॉल्विंग बॉडी क्या है, सैटेलाइट, इसलिए m v square by r. What is m? Mass of satellite. What is v? Orbital speed of satellite. And what is r? Radius of circular path. और जो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन चैप्टर में आप पढ़ेंगे या पहले आपने प्रीवियस 9-10 में पढ़ा है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो होता है G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर ये जो कैपिटल G है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है बच्चों, याद करना पड़ेगी आपको, 6.67 into 10 to the power minus 11। कैपिटल M मास ऑफ प्लैनेट और अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट एंड r रेडियस ऑफ ऑर्बिट। यहाँ पर भी ये m कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, तो ये d स्क्वायर इज इक्वल टू gm बाय r। ऑर्बिटल स्पीड इसमें v से डिनोट कर सकते हैं, इसमें v इज इक्वल टू रूट ओवर gm बाय r। तो कोई सैटेलाइट यदि प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसकी कितनी स्पीड होगी वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कैपिटल G की वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कैपिटल G ये होता है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, यदि आप अर्थ के लिए बात कर रहे हैं तो, और अर्थ का मास भी फिक्स होता है 6 into 10 to the power 24 kg। यदि अर्थ की बात कर रहे हैं तो 6 into 10 to the power 24 kg। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यदि इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो जो सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिटल स्पीड निकल आएगी। यही चीज यदि आप बात करोगे सन के अराउंड प्लैनेट से रिवॉल्व कर रहे हैं, यदि इसको आप सन ले लेंगे तो ये प्लैनेट हो जाएगा। तो फिर यदि आप ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लैनेट निकालना चाहते हैं तो यही फॉर्मूला लगेगा। पर यहाँ कैपिटल M क्या हो जाएगा, मास ऑफ सन, और R क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो बच्चों इस तरीके से हम ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट निकाल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की हेल्प से। ये मैंने अभी आपको केवल 2 एप्लीकेशन सिखाई हैं, अभी और मैं आगे बता रहा हूं, पर मैं इसलिए रुक गया हूं कि आप लोग को यदि नोट्स बनाना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए।
नेक्स्ट मुझको आपको बताना है स्पीड ऑफ कार एट टर्निंग और स्पीड ऑफ बाइक एट टर्निंग। तो यदि मान लीजिए बच्चों कोई व्हीकल है टर्निंग पर टर्न कर रहा है, टर्निंग सर्कुलर है, तो इस कंडीशन में वो जब टर्न करते हैं तो इस सर्कुलर पाथ का कहीं सेंटर होता है और इस टर्निंग का कहीं रेडियस। डेफिनेटली जब वो टर्न करता है तो उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? तो डेफिनेटली अब प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि जब वो व्हीकल रोड पर चल रहा था स्ट्रेट, तो उस कंडीशन में उसके टायर और रोड के बीच में लग रहा था फ्रिक्शन फोर्स। जैसे ही वो टर्निंग पर टर्न करता है तो यही फ्रिक्शन कन्वर्ट होता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। आपसे पूछा जाता है कंडीशन फॉर सेफ टर्निंग, तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि फ्रिक्शन इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। हमेशा बच्चों डोनर बड़ा होता है, एक्सेप्टर छोटा होता है। यहाँ डोनर जो है वो है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन कन्वर्ट हो रहा है किसमें? सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो डोनर को बड़ा होना जरूरी है, एक्सेप्टर को हमेशा छोटा होना चाहिए, तब बात चलती है। यदि क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और यदि टीचर का नॉलेज अच्छा है तो स्टूडेंट उनकी बात सुनते हैं, लेकिन यदि इसका उल्टा हो जाए कि टीचर पढ़ा रहे हैं लेकिन नहीं बन रहा और स्टूडेंट सब बता रहे हैं नहीं सर ये नहीं ये स्टेप आनी चाहिए, नहीं ये स्टेप नहीं ये आनी चाहिए, तो क्लास गड़बड़ हो जाएगी। वो तो हमेशा डोनर जो है बच्चों वो बड़ा होना चाहिए, एक्सेप्टर हमेशा छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब है सेफ टर्निंग के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ग्रेटर होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स से, सेंट्रीपिटल फोर्स से। इक्वल तक की बात चलेगी, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, वो फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए सपोज आप टर्निंग पर बाइक चला रहे हैं और पहले आपकी बाइक जो थी जब आपने नई खरीदी और टर्निंग पर टर्न कर रहे थे उस वक्त आपको बाइक ज्यादा अच्छी बनती नहीं थी, तो आप टर्न कर रहे थे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो नो डाउट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है Fc mv²/r होता है। m आपका मास विद बाइक, r रेडियस, ये भी फिक्स है, ये तो बदल नहीं रहा है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पर, और वेलोसिटी कम है तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम होगा। 2 साल में आप बाइक में बहुत ट्रेंड हो गए हैं, खूब बाइक चलाई है और चला चला के अपने टायर जो है वो घिस दिए हैं उसके, और उसी टर्निंग पर अब की बार टर्न कर रहे हैं और चूंकि आपसे बाइक बनने लग गई तो आपने स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टर्न कर रहे हो, v की वैल्यू 60, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी और टायर घिस चुका है, फ्रिक्शन मिल नहीं रहा है और रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है। तो जब डोनर छोटा है, दे ही नहीं सकता, तो फिर क्या होगा? उतना सेंट्रीपिटल फोर्स आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आप स्किप कर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। इसलिए हमेशा टर्निंग पर बच्चों जब आप टर्न करते हैं तो ध्यान रखें स्पीड कम रखें। तो सेफ टर्निंग की इंपॉर्टेंट कंडीशन है फ्रिक्शन ये ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स से।
अभी बच्चों आगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, उसमें आप देखेंगे फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू म्यू इनटू आर। इस आर को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के वेट के इक्वल होती है। जैसे मैं इस वक्त खड़ा हूं तो मैं फ्लोर पर फोर्स लगा रहा हूं डाउनवर्ड अपने वेट के इक्वल, फ्लोर मुझ पर फोर्स लगा रहा है अपवर्ड मेरे वेट के इक्वल। दोनों फोर्स इक्वल हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और इसलिए मैं खड़ा हूं। लेकिन यदि सपोज, जैसे मान लीजिए सपोज कहीं पर गड्ढा रहता है और गड्ढे के ऊपर मान लीजिए चीप बिछा दी जाए और चीप मजबूत है, आप जाके खड़े हो जाएं, चीप नहीं टूट रही तो आप खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि आपका वेट जो है वो चीप को दबा तो रहा है, पर चीप में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो उतना ही फोर्स लगा दे रहा है आप पर अपवर्ड। नेट फोर्स कितना हो गया? 0। इसलिए चीप नहीं टूटी। पर यदि उस जगह पर गड्ढा था और चीप ना रख के एक पतला प्लाईवुड जिसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है या न्यूज़पेपर बिछा दिया जाए और जैसे ही आप उसके ऊपर खड़े होंगे तो वो न्यूज़पेपर फट जाएगा, आप नीचे गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका वेट जो था वो जितना था उतना न्यूज़पेपर ने अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा पाया, नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा पाया और फाइनली पेज फट जाएगा वो न्यूज़पेपर, आप गिर जाएंगे गड्ढे। तो हमेशा जो नॉर्मल रिएक्शन होता है बच्चों वो वेट के इक्वल होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है ये अपन देखेंगे आगे, मैं समझाऊंगा। तो अभी फिलहाल यदि रोड है, स्ट्रेट है और टर्निंग पर टर्न कर रहे हैं, मतलब वो पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो वेट के इक्वल होगा। तो इसलिए फ्रिक्शन F इज इक्वल टू म्यू इनटू m इनटू g। यहाँ म्यू जो होता है बच्चों इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू जो टायर और रोड इनके बीच में जो कांटेक्ट है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ये कैसे डिपेंड करता है सब आपको बातें आगे समझ में आएगी। अभी फिलहाल इतना इनफ है कि आप उसको ध्यान रखें। म्यू दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल्स में आपको गिवन रहती है। इसकी वैल्यू टायर और रोड की रफनेस पर डिपेंड करती है। m मास ऑफ ए बॉडी एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे आप तो म्यू इनटू m इनटू g, क्योंकि ये फ्रिक्शन में बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन इतना होगा कि ग्रेटर होना चाहिए इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। What is m? Mass of a revolving body, v speed at turning and r radius। तो इस तरीके से ये m कैंसिल हो जाएगा, r को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू आर जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू v स्क्वायर या फिर रूट ओवर म्यू आर जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ v। मतलब टर्निंग पर जो स्पीड होती है उसकी वैल्यू v की वैल्यू लेस होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए रूट ओवर म्यू आर जी से। तो बच्चों यदि आप टर्निंग पर टर्न कर रहे हैं और उस जगह पर जो आपका व्हीकल है टायर, उसके टायर और रूट के बीच कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो यदि आपको पता है, गूगल से पता कर लीजिए। टायर जो आपका रबर का और रूट जो है उसकी जो पोजीशन हो, उस जगह का रेडियस कितना है यदि आप मेजर कर सकते हैं या पता हो, और जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले तो वेलोसिटी निकल आएगी। तो उतनी वेलोसिटी होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। उससे ज्यादा करोगे तो आप स्किड कर जाओगे, स्लिप कर जाओगे।
मतलब यदि मैं बात करूं मैक्सिमम वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो इक्वल टू होनी चाहिए म्यू आर जी या इससे कम सेफ टर्निंग के लिए। सेफ टर्निंग के लिए जो मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए टर्निंग पर वो होनी चाहिए रूट ओवर म्यू आर जी। म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और जी मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये मैंने आपको बताया स्पीड ऑफ ए बाइक एट हॉरिजॉन्टल टर्निंग। इसके बाद बच्चों मुझे नेक्स्ट बताना है आपको इंक्लिनेशन। चलिए पहले बैंकिंग ऑफ रोड करवा देते हैं, उसके बाद इंक्लिनेशन करवाएंगे। तो नेक्स्ट बैंकिंग ऑफ रोड करवाना है मुझे, पर मैं थोड़ा रुक गया हूँ कि यदि आपको नोट्स बनाना है तो आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक मैं थोड़ा सा पहले करवाता हूँ इंक्लिनेशन ऑफ साइक्लिस्ट विथ वर्टिकल एट टर्निंग। Inclination of cyclist with vertical at turning। टीचर्स का ये मनपसंद डेरिवेशंस होता है जो जनरली एग्जाम में वो पूछते हैं इस डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए। प्रैक्टिकली फील किया होगा बच्चों, जैसे टर्निंग पर आप टर्न करते हैं बाइक को या साइकिल आप चलाते हैं बहुत तेज, तो आपने देखा होगा अपने आप को सेफ रखने के लिए वर्टिकल के साथ में कुछ इंक्लाइन कर लेते हैं, ऐसा हैंडल होकर तिरछा होता है और फिर टर्न करते हैं। हो सकता है अभी तक आपने मार्क ना किया हो, पर आज पढ़ने के बाद हो सकता है आप मार्क करें, फिर देखें कि सर ने ये चीज बताई थी। इंक्लिनेशन ऑफ साइक्लिस्ट विद द वर्टिकल एट टर्निंग, तो सेफ रखने के लिए इंक्लिनेशन कितना होता है ध्यान रखो बच्चों। यहाँ मैं इंक्लिनेशन बोल रहा हूँ साइक्लिस्ट का विद द वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल से नहीं। हॉरिजॉन्टल से भी करोगे तो 90 माइनस थीटा आएगा। तो जब अपन इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं तो इसमें ध्यान रखो वो क्या पूछा है उन्होंने। चलो मैं बात करता हूँ थोड़ी देर बाद तो आपको समझ में आएगा। अब मान लीजिए वर्टिकल है और ये जो साइक्लिस्ट है ये इस तरीके से टर्निंग पर अपने आप को सेफ रखने के लिए वर्टिकल के साथ में इंक्लाइन कर रहा है। जब रोड पर वो मोड़ रहा है, टर्निंग पर टर्न कर रहा है, तो अपने आप को वर्टिकल के साथ में उसने टर्न कर दिया, इंक्लाइन कर दिया। और ये वर्टिकल के साथ में जो इसका एंगल बन रहा है ये एंगल थीटा। मैं जो डेरिवेशन निकाल रहा हूं वो इसी थीटा के लिए निकाल रहा हूं। मान लीजिए ये एंगल आया 30, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना हो गया 60। तो इसलिए यदि न्यूमेरिकल्स में वर्टिकल के साथ एंगल पूछा है तो ये डायरेक्ट थीटा की वैल्यू, और हॉरिजॉन्टल के साथ पूछा तो जो थीटा निकलेगा 90 माइनस थीटा कर लीजिए। तो यहाँ पर अभी इस व्यक्ति का जो वेट होता है वो वर्क करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउन। ये जो टायर है और रोड इनके बीच में लगता है नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होता है बच्चों। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है। जैसे मैं बोल रहा था अभी कि जस्ट मैं खड़ा हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, तो इस वक्त मेरा वेट डाउनवर्ड है और प्लेन जो वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो अपवर्ड लगाएगा।
लेकिन यदि अपन ऐसा इंक्लाइन प्लेन है ये ऐसा, तो इस वक्त नॉर्मल रिएक्शन ऐसा रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, और फोर्स है ये तो वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए यदि ये r है तो इस r को आप रिजॉल्व कर सकते हैं इसके कंपोनेंट में। तो इस r में ये वाला कंपोनेंट जो एंगल बना रहा है ये हो जाएगा r cos थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चों ये हो जाएगा r sin थीटा। आप लोग वेक्टर्स में जानते हैं, किसी भी वेक्टर को हम लोग यदि रिजल्टेंट पता है और ये एंगल पता है तो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं इसके टू कंपोनेंट। एक कंपोनेंट वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल कंपोनेंट जो एंगल बनाता है होता है r cos, और जो एंगल नहीं बनाता है वो r sin। डायरेक्ट जो एंगल दिख रहा है आपको उससे आप बोल सकते हो वर्टिकल कंपोनेंट को r cos, और सेकंड कंपोनेंट इस r cos का परपेंडिकुलर होता है वो होता है r sin थीटा। ऐसा वेक्टर्स में आपने सीखा है। इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड है और गिर नहीं रहा है, वेट नीचे नहीं गिर रहा है। इसका मतलब है कि r cos थीटा जो अपवर्ड है वो इस वेट को बैलेंस कर रहा है, लेकिन r sin थीटा जो है वो टुवर्ड सेंटर है, क्योंकि ये जो साइक्लिस्ट है टर्निंग पर ऐसा टर्न कर रहा है। जब सर्कुलर पाथ पर ऐसा टर्न करेगा तो ये सर्कुलर पाथ जो रहेगा इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा। r sin थीटा कहाँ लग रहा है? टुवर्ड सेंटर। यही r sin थीटा कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर दो इक्वेशन बन रहे हैं। एक इक्वेशन जो वो बन रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, वो है r sin थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा प्रोड्यूस होता है, यहाँ r sin थीटा कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और r cos थीटा अपवर्ड है, वो बैलेंस करेगा वेट को, गिरने नहीं देगा इसको। यदि वेट ज्यादा हो गया तो गिर जाएगा, पर यदि बैलेंस होकर जा रहा है इसका मतलब है वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? r cos थीटा। तो इस तरीके से r cos थीटा इज इक्वल टू ऑफ mg। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यदि हम इक्वेशन 1 को डिवाइड करके इक्वेशन नंबर 2 से r कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा 1 cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, fc अपॉन mg हो जाएगा। fc क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस पर लगता है बच्चों? रिवॉल्विंग बॉडी पर। यहाँ रिवॉल्विंग बॉडी कौन है? साइक्लिस्ट। तो उसके लिए अपन बोलेंगे mv² बाय r अपॉन mg। mm कैंसिल, तो इस तरीके से tan थीटा इज इक्वल टू v² बाय rg। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v² बाय rg। तो ये फॉर्मूला आ रहा है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v² बाय rg। साइक्लिस्ट को वर्टिकल के साथ में इतना एंगल बनाकर इंक्लाइन होकर ही निकलना पड़ेगा, तब वो नहीं गिरेगा। तो कभी भी टर्निंग पर टर्न करे तो सबसे पहले अपनी स्पीड, रेडियस और जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके tan थीटा की वैल्यू निकाल लें, थीटा पता कर लें, 10 डिग्री 20 डिग्री जितना भी आ रहा है उतना वर्टिकल के साथ में इंक्लाइन होइए तभी निकलिए। नहीं तो बाद में मत बोलिए कि सर ने तो कुछ सिखाया नहीं, हम गिर गए। अरे भाई हमने तो सब सिखा दिया, तो पहले कैलकुलेशन कर लो,
फिर टर्निंग पर टर्न करो। पर बच्चों मैं मजाक कर रहा हूँ, आप इसमें समझ जाइएगा कि जितनी ज्यादा स्पीड से टर्निंग पर टर्न करेंगे, जितनी ज्यादा v की वैल्यू होगी इस फॉर्मूले में राइट हैंड साइड, उतना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि v न्यूमरेटर में है, मतलब tan थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी और थीटा की वैल्यू भी हाई हो जाएगी। इसलिए यदि बहुत ज्यादा हाई स्पीड से टर्न करेंगे तो उस कंडीशन में आपको वर्टिकल के साथ में ज्यादा इंक्लाइन होना पड़ेगा। यदि कभी आप लोगों ने टीवी में बाइक रेस वगैरह जो होती हैं, यदि उनको देखा हो तो आप देखिए जो बाइक रेसर्स होते हैं उनका पाथ ऐसे ही रखा जाता है, बहुत टर्निंग दी जाती है। तो जब वो सर्कुलर पाथ पर टर्न होते हैं तो कभी कभी आपको लगेगा वो इतना ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं कि ऐसा लगता है उनका घुटना जो है वो जमीन को टच कर रहा है, बहुत ज्यादा अपने आप को इंक्लाइन कर लेते हैं। तो बच्चों कभी भी टर्निंग पर इंक्लिनेशन इतना देना होता है। ये साइड में मैं हट गया हूँ, आप अपने वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। तो ये अच्छा है यार, जहां पर टर्निंग थी वहां पर साइकिलिस्ट बाइक वाला अपने आप को तिरछा किया और उसने तिरछा होकर तेजी के साथ अपनी बाइक निकाली। कार वाला क्या करेगा यार, उसने इतनी महंगी कार खरीदी है और वो भी चाहता है कि टर्निंग पर उसको कार को स्लो ना करना पड़े, वो भी तेजी से निकल जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट करती है, ट्रैक बनाती है, उस ट्रैक में हॉरिजॉन्टल के साथ में ऐसा इंक्लिनेशन दिया जाता है। थोड़ा मैं ज्यादा करके बना रहा हूं ताकि आपको डायग्राम एकदम क्लियर दिखे, अदरवाइज इतना ज्यादा स्लोप नहीं होता है, काफी कम होता है। इस टॉपिक को बोलते हैं बच्चों बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। मतलब जो ट्रैक बनता है बच्चों, जहां टर्निंग होती है तो वहां पर जो इनर पोर्शन है वो डाउन और आउटर पोर्शन अप रख के ऐसा ट्रैक बनाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा गिट्टी वगैरह से सब फिलिंग करके रोड को थोड़ा सा एंगल दिया जाता है। केवल ऐसा रोड पर नहीं होता है बल्कि ट्रेन के साथ भी होता है। जो रेलवे ट्रैक होते हैं, टर्निंग पर यदि आप ध्यान दें तो जो आउटर रेल है, बाहर वाली पटरी, वो उठी हुई रहती है और इनर रेल डाउन रहती है और ऐसा होकर निकलती है। ऐसे ही एयर में भी आप देखें तो जो प्लेन होते हैं वो सीधे जाते हैं, लेकिन जब टर्न करना रहता है तो ऐसा एंगल बना के जाते हैं। तो ये सब कहलाता है बच्चों बैंकिंग। यहाँ पर इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब इसमें कोई कार है और मान लीजिए रोड है और इस तरीके से है, वो ऐसी तिरछी होकर जा रही है ऐसे, मतलब ये कार का आपको क्रॉस सेक्शन में दिखा रहा हूं। कार का ये फ्रंट पोर्शन है, ये फ्रंट टायर और उसी के साइड का ये टायर और इसी के पीछे दो टायर और होंगे। मतलब आप समझ जाइए पूरी कार जो है उसका क्रॉस सेक्शन है, उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर भी हम कट कर देते हैं जो सेक्शन रहता है। ये स्टीयरिंग दिखेगा यहाँ पर, ये सीट वगैरह हो गई। तो बच्चों इस वक्त जो कार है उसका वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा mg। ये जो इंक्लाइन प्लेन है, रोड है, इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन है, स्लोप, उसी को अपन बैंकिंग बोल रहे हैं और अपन बोल रहे हैं थीटा। अब
वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और जो टायर है उस पर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन R1, और इस टायर पर R2, और इन दोनों का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन ऐसा रहेगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये ऐसा रहेगा। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको पहले सिखाया है शायद पिछली वीडियो में, कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो उनकी जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनके बीच का एंगल भी थीटा होता है। तो यहां पर भी ऐसा ही है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसका परपेंडिकुलर वेट, और ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसका परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। तो जब ये एंगल थीटा है तो इनके परपेंडिकुलर ये है, इसलिए ये एंगल थीटा होगा। टू लाइंस के बीच का एंगल थीटा, तो इनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल भी थीटा। हॉरिजॉन्टल की परपेंडिकुलर वेट होगा, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, ये एंगल थीटा होगा। अब जब ये थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट। अब r को रिजॉल्व करोगे तो इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा r cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा r sin थीटा। तो r को आपने रिजॉल्व कर लिया है इसके टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो इसका मतलब r का कोई मतलब नहीं रहा। r को आपने दो पार्ट में बांट दिया, एक कंपोनेंट वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल कंपोनेंट जो r cos थीटा है वो क्या करेगा, वेट को बैलेंस करेगा, वेट को बैलेंस करेगा बच्चों। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा और सुधार करना चाहता हूँ, डायग्राम मेरा थोड़ा ज्यादा इधर बन गया है, तो थोड़ा सा चलिए अच्छा इसको सुधार करते हैं अपन। इसको जैसा मैं, चलिए मिटाई देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर सब गड़बड़ हो जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ये है बॉडी, ओ सॉरी, ये है कार का टायर, ये टायर, ये कार, क्रॉस सेक्शन, ये हो गया थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन R1, ये R2, और इन दोनों की वजह से नॉर्मल रिएक्शन ऐसा। ये कार, इसका कार का वेट इंजन, ये हो गया आपका R, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब एनजी को रिजॉल्व करते हैं तो ये अपन एनजी को रिजॉल्व कर रहे हैं, आर को नहीं, तो ये हो जाएगा एनजी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बच्चों एनजी साइन थीटा। ये R1, R2, ये नॉर्मल रिएक्शन R, ये वेट एनजी, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, इसलिए ये भी थीटा, और R का ये कंपोनेंट R cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट R sin थीटा। कितना हुआ था ये मैंने आपको समझा दिया था। अब R का कोई मतलब नहीं है, R cos थीटा अपवर्ड और R sin थीटा
टुवर्ड सेंटर है, क्योंकि ये जो रोड है वो ऐसा है, ऐसा टर्निंग पर टर्न कर रही है ऐसे, तो इसका मतलब जो सर्कुलर पाथ है उसका सेंटर इस तरफ है। यहाँ टायर और रोड इनके बीच में बच्चों ये लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स F, और F को भी आप देखोगे ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर अपोजिट एंगल। फ्रिक्शन फोर्स को रिजॉल्व करोगे, फ्रिक्शन भी फोर्स है, इसका ये वाला कंपोनेंट जाएगा F cos थीटा, जो कंपोनेंट एंगल बना रहा है, और F sin थीटा बच्चों ये रहेगा डाउनवर्ड, F cos थीटा के परपेंडिकुलर। तो अब आपको फ्रिक्शन से भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने टर्म यूज की है उसमें एक F बोला है, F मतलब फ्रिक्शन फोर्स, R मतलब नॉर्मल रिएक्शन। अब जैसा मैंने रिजॉल्व किया है तो मैं बोल सकता हूं बाय डायग्राम, यदि कार अलट पलट नहीं रही है और टर्निंग पर टर्न कर रही है बैलेंस बनाकर, इसका मतलब ये हुआ कि जितना फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है उतना ही फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देखो बच्चों, mg प्लस F sin थीटा, mg भी डाउनवर्ड है, F sin थीटा भी डाउनवर्ड है। जबकि अपवर्ड डायरेक्शन में देखो आप r को, अच्छा आपको r से मतलब नहीं है, r को आपने दो पार्ट में कर दिया था, कैसे F से मतलब नहीं है क्योंकि F को भी दो पार्ट में कर दिया, F sin F cos। तो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है F sin थीटा इनटू, और अपवर्ड डायरेक्शन में है R cos, ये रहेगा R cos थीटा। इसी में हम चाहें तो mg इज इक्वल टू लिख सकते हैं R cos थीटा माइनस F sin थीटा, और बच्चों इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। वेट की वैल्यू निकाल ली है R और F के फॉर्म में। अब इनवर्ट फोर्स देखो टुवर्ड सेंटर, तो एक R sin है और एक F cos है, दोनों मिल जाएंगे और दोनों मिलकर नेट फोर्स लगेगा, इस तरफ लगेगा टुवर्ड सेंटर, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो नेक्स्ट ये FC सेंट्रीपिटल फोर्स, FC इज इक्वल टू हो जाएगा R sin थीटा प्लस F cos थीटा, क्योंकि इनको अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है, ये दोनों फोर्स कंबाइंड होकर कार को जो है पलटाएंगे, पर कार पलट नहीं रही है, वो तो टर्न कर रही है। इसका मतलब जितना नेट फोर्स था वो पूरा कन्वर्ट हो गया रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो फिर FC ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, लेकिन इससे पहले FC की वैल्यू रख दो, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस f cos थीटा, एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो 1 से, तो mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइड कर, यहां पर हो जाएगा r cos थीटा माइनस f sin थीटा, वैल्यू रख दी है इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से mm कैंसिल हो गया, v स्क्वायर बाय rv इज इक्वल टू, यहां पर बच्चों r cos थीटा कॉमन निकाल लो न्यूमरेटर में से, तो यहां क्या बचेगा, r था निकल गया, cos थीटा नहीं है यहाँ पर,
तो साइन थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा फिर आपको कॉस थीटा से, प्लस यहां पर एफ है आर नहीं है, कॉस थीटा तो कॉमन निकल गया, पर आर नहीं है तो एफ को डिवाइड करना पड़ेगा आर से। या इसी स्टेप को आप ऐसे समझें कि न्यूमरेटर को मैंने आर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, जो मल्टीप्लाई किया वो ब्रैकेट के बाहर रखा और जो डिवाइड किया उसको एक में डिवाइड कर दिया, तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, तो r का जाएगा कैंसिल। चलिए अच्छा ठीक है, वो ऐसे समझाते तो आपको आसान हो जाएगा। ये न्यूमरेटर जो है इसको मैंने r cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्यों किया उसका कुछ रीजन है, अपॉन r cos थीटा। ऐसे ही डिनोमिनेटर को भी सेव कर रहा हूं मैं, r cos थीटा से मल्टीप्लाई और r cos थीटा से डिवाइड। करो, आप समझ जाएं तो एक स्टेप बचा सकते हैं, मुझे थोड़ा ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ रहा ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो ये r cos थीटा दोनों कॉमन निकल गया तो b स्क्वायर बाय r थी, या इसी चीज को मैं बोल सकता था कि न्यूमरेटर को भी r cos थीटा से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी। अब इनको सेपरेट डिवाइड करके देखो आप, तो ये हो जाएगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन r cos थीटा डिवाइडेड बाय, यहां भी ऐसे जाएगा r cos थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस f sin थीटा अपॉन r cos थीटा। अब ये r कैंसिल हो गया, यहां भी r कैंसिल हो गया, ये हो गया v स्क्वायर बाय r d इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है बच्चों tan थीटा प्लस ये cos थीटा कैंसिल हो गया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था f इज इक्वल टू म्यू r, f इज इक्वल टू म्यू r होता है, ऐसा बताया हमने, और आगे मैं फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें तो आएगा ही। f इज इक्वल टू म्यू r, f मतलब फ्रिक्शन फोर्स, r मतलब नॉर्मल रिएक्शन और म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये फार्मूला होता है f इज इक्वल टू म्यू r, तो इसका मतलब f अपॉन r इज इक्वल टू म्यू, यहां पर अपन लिख सकते हैं म्यू अपॉन, फिर यहाँ cos थीटा कैंसिल हो गया तो बचेगा 1 माइनस इस f अपॉन r को क्या लिख सकते हैं म्यू, और sin थीटा अपॉन cos थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड पर ये आया। अब यदि मेरे पास क्योंकि यहाँ पर अब जगह नहीं है तो मैं चाहूँ तो आरजी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो नेक्स्ट स्टेप में ये आरजी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ बचेगा v और यहाँ आएगा बच्चों ये, और ये होता है फॉर्मूला, मतलब कहीं पर टर्निंग है, ट्रैक को बैंकिंग दी गई है, स्लोप दिया गया है सपोज 10 डिग्री का, मतलब थीटा 10 है। म्यू की एक कंडीशन ले लेते हैं कि भाई ये रफनेस के लिए, तो म्यू की वैल्यू भी रख देंगे और जो सर्कुलर पाथ वहां पर होगा उसका रेडियस मेजर कर लिया जाता है। ऐसे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स हैं जिससे टर्निंग की कितना रेडियस होगा निकाल लेते हैं, वो वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करके वेलोसिटी निकाल लेते हैं और टर्निंग से पहले एक बोर्ड लगा देते हैं। मान लीजिए वेलोसिटी कितनी आ रही है सॉल्व करने पर 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब उस टर्निंग पर जो भी चाहता है कि सेफ टर्न होकर अपनी कार निकाले तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए 50 किलोमीटर पर आवर। तो उसके पहले वो एक बोर्ड लगा देते हैं टर्निंग पर 40 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर।
आप कभी भी टर्निंग पर जाएं तो आपको हाईवे पे दिखाई देगा, बोर्ड लगे रहते हैं, अधिकतम चाल, अधिकतम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड लिखी रहती है 40 किलोमीटर पर आवर या जो भी हो वहां पर। तो वो एक्चुअली में थोड़ा बहुत ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी रखते हैं, क्योंकि कई लोग बात नहीं मानते ना, अरे बोले सब फालतू की बातें हैं, किताबी ज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा स्पीड से भी ले जा सकते हैं। तो ऐसे लोग को भी सेफ रखना है, तो इसलिए 40 यदि मैक्सिमम स्पीड 50 है तो थोड़ा सा कम करके वो वहां लिख देते हैं। तो कई लोग उससे ज्यादा स्पीड से भी निकाल लेते हैं, तो चलो उनका भी भगवान भला करे और सेफ चले जाए। लेकिन फिर भी यदि किसी ने जो मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट की गई थी 50, उसको क्रॉस करने की कोशिश की, तो तय है कि उसका व्हीकल जो है वो ओवरटर्न कर जाएगा। और आप लोगों ने कई बार देखा होगा टर्निंग पर कई ट्रक कार को पलटा हुआ देखा होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, जो मैक्सिमम स्पीड वहां कैलकुलेट की गई थी उसको क्रॉस कर जाते हैं, और जब उसको क्रॉस कर जाते हैं तब ये कंडीशन बनती है। तो बच्चों ये हुआ आपका बैंकिंग ऑफ रोड। अब थोड़ा सा मुझे एक छोटा सा टॉपिक और भी है, वो है सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। वो मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।